हाय एवरीवन, आईबीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का वेलकम करता हूं। राइट, तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल से देख चुके होंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट आईबीपीएस पीओ का, जैसे नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है। राइट, और एसबीआई पीओ का भी होना है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। राइट, तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे वर्ड स्वैप, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स और कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं अगर हम एसबीआई की बात करें या आईबीपीएस की बात करें। राइट, so the very first thing is, when you solve column based questions, you should always try to solve these questions with the help of options। right, हमेशा आपको स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ना है जब भी आप कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करते हो स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को करते हुए, जो स्ट्रेटेजी जिसको हम बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए while सॉल्विंग कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम इसके प्रोसेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमेशा आपको ऑप्शन से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। जब भी आप कॉलम वाले क्वेश्चन करें तो पहले आपको ऑप्शंस पढ़नी है। राइट, ऑप्शन से ही इसको करने की कोशिश करनी है। और इन क्वेश्चंस को करते हुए आपको तीन चीजों को चेक करना है। यू हैव टू चेक थ्री थिंग्स बेसिकली। सबसे पहला जो चेक होगा दैट वुड बी ग्रामर चेक। राइट, तो ग्रामर चेक सबसे पहले करना है स्टेटमेंट्स का, क्योंकि आपको पता है कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इस तरह से कॉलम होता है, स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा होता है सेंटेंस का वो यहाँ लिखा होगा, और उसका जो हाफ हिस्सा होगा वो कहीं सामने लिखा होगा। राइट, एक आपको तीन तीन सेंटेंस ऐसे दे देगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। तो हाफ स्टेटमेंट एक साइड होती है और उसका जो रेस्ट पार्ट होता है वो अनदर साइड मिलेगा, वो दूसरी साइड मिलेगा। राइट, तो आपको जो है कभी भी यहां से डायरेक्ट नहीं करना है कि यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द ऑप्शंस। ऑप्शंस को जब आप करोगे, और आपको यहाँ पे बेसिकली तीन चेक लगाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चेक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले यू हैव टू चेक ग्रामर। ग्रामर चेक, आपको देखना है कि ग्रामर जो है, दोनों सेंटेंसेस का जो ग्रामर है, हो सकता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नेचर का है और यहाँ पे वर्ब के साथ कहीं पे एसोरियस लिखा जा रहा है, या हो सकता है यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नेचर का है और यहाँ पे वर्ब के साथ एसोरियस लगा ही नहीं रहे लगा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो आपको अभी क्वेश्चंस पे जब हम डायरेक्ट आएंगे तो आपको वहां पे इंप्लीमेंट करके भी देखना है हमने इसको। तो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट चेक इज ग्रामर चेक। राइट, सेकंड जो चेक होता है स्टूडेंट, वो होता है कॉन्टेक्स्ट चेक। कॉन्टेक्स्ट चेक, राइट, व्हाट डू आई मीन ओवर हियर? कॉन्टेक्स्ट चेक मींस कि आपको ये देखना है कि सेंटेंस एक साइड में जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है, या सेकंड साइड में जो हम सेंटेंस उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है, जो हम पेयर बना रहे हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट उससे मैच हो रहा है। राइट, तो कॉन्टेक्स्ट भी मैच होना चाहिए एक साइड के स्टेटमेंट का दूसरी हाफ स्टेटमेंट के साथ। ये नहीं है कि आप एक साइड में स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट कुछ डिफरेंट जा रहा है और दूसरी साइड उसका कॉन्टेक्स्ट उससे मैच नहीं हो रहा है। तो सेकंड जो चेक आपको लगाना है यहाँ पे, दैट इज कॉन्टेक्स्ट चेक। राइट, एंड थर्ड एंड द लास्ट चेक है हमारा यहाँ पे, दैट इज टोन चेक। राइट, you people have to check the tone of the both the sides of the statements, क्योंकि टोन हमने जैसे पहले भी करी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टोन्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोन्स को भी आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे जो टोन है, थर्ड लाइक कोई स्टेटमेंट इधर जो लिख रहा है, अगर उसकी टोन चल रही है पॉजिटिव, और सामने वाली स्टेटमेंट जो आप उसके अटैच कर रहे हो उसकी टोन है नेगेटिव। राइट, और मिडल में कोई कॉन्ट्रास्ट शोइंग कनेक्टर नहीं दे रहा है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तभी होगा जब मिडल में कोई कॉन्ट्राडिक्शन शो करने वाला कनेक्टर लगाना पड़ेगा, जैसे बट है, हाउएवर है, नॉट नॉनदलेस है, नॉटविथस्टैंडिंग है। ये सारे हमने ऑलरेडी पहले भी करे हैं अर्लियर क्लासेस में, तो यू नो वेरी वेल
स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स की क्लास में मैंने 5 कैटेगरीज के वर्ड्स आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि वहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के वर्ड्स पता होने चाहिए, एडिशनल कैटेगरी के वर्ड्स पता होने चाहिए, राइट। कौन से वर्ड्स हैं जो एडिशन करते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, ऑपोजिट करते हैं, ठीक है ना। ही इज वेल ऑफ बट माइजर, तो बट वहां कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट डल। तो पॉजिटिव नेगेटिव तभी बनेगा वो जब बीच में कॉन्ट्राडिक्शन शोइंग कनेक्टर हम लगाएंगे। अगर वो कंजंक्शन नहीं लगा रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा, तो उसको टोन चेक बोलते हैं, राइट। जब आप ये 3 चेक लगा लोगे, ठीक है, आपने ग्रामर चेक कर लिया, आपने कॉन्टेक्स्ट चेक कर लिया, आपने टोन वाला चेक लगा लिया, तो उसके बाद फिर 4th पॉइंट रह जाता है हमारा, दैट इज एलिमिनेशन। फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप अपनी उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलोगे। लास्ट में हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो एलिमिनेशन जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या होगे, आप अपने राइट आंसर तक एंड में पहुंच जाओगे, ठीक है जी। तो जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम राइट आंसर तक वहां पे पहुंच जाएंगे। तो थ्योरी ये तब तक वैलिड नहीं होती है जब तक हम उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करें। तो आपकी स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन शो होंगे, ठीक है। तो पहले तो आपने उन क्वेश्चंस को रीड करना है। जैसे कॉलम 1 की स्टेटमेंट्स है ए बी सी, देन कॉलम 2 की स्टेटमेंट्स है डी ई एफ। नाउ यू हैव टू चेक दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको नहीं पढ़ना है, आप डायरेक्ट ऑप्शंस को देख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शंस दिखा रहा हूं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें हमेशा जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है थ्रू ऑप्शंस, राइट। हमें डायरेक्ट वहां पे सेंटेंस रीड करके क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, पहले आपको ऑप्शंस देखनी होंगी, अकॉर्डिंगली आपको जो है एक्ट करना होगा। तो अगर ए ऑप्शन की बात करें तो ए और डी बोल रहा है, ठीक है। तो ए और डी को देख लेते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए डी बी ई। तो मैं ये ऑप्शन यही लिख देता हूं, ए डी और बी ई, राइट। सॉरी, ए और डी है, इट्स नॉट ए बी, इट्स ए डी, राइट। तो हम पहले इस ए और डी को देख लेते हैं। अब नाउ ए स्टेटमेंट में सेइंग, ए स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो 4 जो डेमोक्रेसीज हैं उनको वर्क करना चाहिए, इकट्ठे काम करना चाहिए, ठीक है। किस चैलेंज के ऊपर, ठीक है। द 4 डेमोक्रेसीज मस्ट वर्क टुगेदर ऑन चैलेंज सच एज इनइक्वालिटी एंड पोलराइजेशन, दैट, राइट। कि जो 4 डेमोक्रेसीज हैं उनको वर्क करना चाहिए, इकट्ठे वर्क करना चाहिए किन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इनइक्वालिटी को और असमानता वी कैन से, और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है व्हेन पीपल आर डिवाइडेड, जब लोग बंट जाते हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब इसका जो कनेक्शन बिठा रहा है डी के साथ बिठा रहा है, तो आप मतलब ए के साथ डी देखिए जरा। पोलराइजेशन दैट शुड बी अबाउट एफिनिटी एंड कॉर्डियलिटी, राइट। तो कॉर्डियलिटी तो बेसिकली जो है क्या होता है, फ्रेंडशिप होती है। तो क्या मींस, यहां तो चैलेंजेस को फेस करने की बात कर रहा है, तो कॉर्डियल तो फ्रेंडली होता है, फ्रेंडशिप होता है। टू मीट द प्रेसिंग चैलेंज दैट द वर्ल्ड फेसेस, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, ठीक है। ए का डी के साथ कनेक्शन बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो चैलेंजेस को फेस करने की बात यहाँ पे कर रहा है और यहाँ फ्रेंडशिप की बात कह रहा है, तो ए और डी तो हमारे ड्रॉप हो जाएंगे, राइट। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें स्टूडेंट्स, तो ऑप्शंस में जब ये पहला गलत हो गया है तो हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो ए ऑप्शन तो डिलीट हो गया, राइट। अब बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ए का ई के साथ बता रहा है, तो ए और ई मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूं, ए के साथ ई। अब हम ए के साथ ई का कनेक्शन देख लेते हैं। बोले द 4 डेमोक्रेसीज मस्ट वर्क टुगेदर ऑन चैलेंज सच एज इनइक्वालिटी, राइट। द 4 डेमोक्रेसीज, हमारा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लूरल, राइट। जो मैंने बताया कि हमें 3 चेक लगाने हैं, ग्रामर चेक लगाना है, कॉन्टेक्स्ट चेक लगाना है, और तीसरा मैंने आपको बता दिया टोन वाला चेक भी लगाना है, राइट। तो यहाँ पर द 4 डेमोक्रेसीज, तो डेमोक्रेसीज मीन सब्जेक्ट इज प्लूरल, और इसके साथ ए के साथ बोल रहा है ई। अब ई हम देखते हैं तो यहाँ लिख रहा है अंडरमाइंस लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। अंडरमाइन मतलब नीचे करना,
चैलेंजेस को, अब डेमोक्रेसी जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इस वर्ब के साथ एस और यस नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसके साथ एस और यस नहीं लगाते। दे के साथ हम गो लिखेंगे, दे के साथ हम अंडरमाइन लिखेंगे, अंडरमाइंस तो नहीं लिखेंगे। तो मीन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, तो ये ग्रामर चेक के आधार पे ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। तो हम सेकंड ऑप्शन को भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट भी हमारी गलत था, ये रॉन्ग हो गया था, हमारा सेकंड भी गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें भी ए और ई आ रहा है, यहाँ पे भी ए और ई है, तो ये भी ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। तो ऑब्वियस है अगले हमें देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं बी के साथ ई, सी के साथ डी, ठीक है। तो सी के साथ डी, बी के साथ ई। तो बी के साथ ई का देखते हैं, द होल एडिफिस ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एडिफिस का मीनिंग होता है स्टूडेंट स्ट्रक्चर, द होल स्ट्रक्चर, राइट। कि गवर्नमेंट का जो पूरा कॉर्पोरेट का जो स्ट्रक्चर है, द होल एडिफिस ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब यहाँ पे जो गुड कॉर्पोरेट से हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो टोन चल रही है वो चल रही है पॉजिटिव, राइट। और ये है हमारा ऑप्शन क्या है, बी का किसके साथ बोल रहा था, बी का बोल रहा था ई के साथ, राइट। तो क्योंकि इस सेंटेंस की जो टोन है वो है पॉजिटिव, राइट, इसकी टोन है पॉजिटिव। और अंडरमाइन मैंने आपको बता दिया, बी के साथ ई का अंडरमाइंस का बता रहा था, अंडरमाइंस लिबरल डेमोक्रेसी, तो उसको नीचे करता है, साइबर एंड डिजिटल थ्रेट्स एंड इकोनॉमिक डिसरप्शंस। तो ये टोन है हमारी नेगेटिव, राइट। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मिडल में कोई कॉन्ट्रास्ट शोइंग कनेक्टर यहाँ पे नहीं गिवन है, तो ऑब्वियस है हमारा ए और सॉरी बी के साथ ई भी कट जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हमारा ए के साथ डी भी ड्रॉप हो गया, नहीं बना, ए के साथ भी ई एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ए के साथ ई एलिमिनेट हो गया और बी के साथ ई भी नहीं बना। ये हमने टोन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करा है, ए के साथ ई हमने ग्रामर चेक के आधार पे एलिमिनेट करा है। सो द राइट आंसर इज ई, नो कॉम्बिनेशन कैन बी फाउंड ओवर हेयर, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर है ई। तो ऑप्शंस के थ्रू ही करना चाहिए आपको ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं करना, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ग्रामर चेक के आधार पर एलिमिनेशन होगी ऑप्शन, एक हमारी टोन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट होगी, राइट। और एक जो है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं हो रहा था, ठीक है, उसके हिसाब से हमने कर दिया। अब सेकंड आप देख सकते हो, सेकंड ये है क्वेश्चन हमारा, एक बार आप इन स्टेटमेंट्स को रीड कर ले, क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन आपने आई थिंक रीड कर लिया होगा स्टूडेंट, इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन में बता रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, बोल रहा है बोथ बीई, ठीक है, बीई और सीएफ का पेयर बता रहा है हमें सबसे पहले, ठीक है। सो बीई और है सीएफ, बीई और सीएफ, इट्स बीई एंड सीएफ, ये बता रहा है पहले पेयर। तो हमें बी और ई को ही चेक करना है, अगर ये रॉन्ग होगा तो हमें ये भी नहीं चेक करना है, ठीक है। तो बी के साथ ई बोल रहा है, तो बी स्टेटमेंट को रीड करें, जेंडर बायस्ड प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स पार्शियलिटी, ठीक है, जैसे पार्शियलिटी हम बोलते हैं, प्रिजुडाइज भी उसी का मीनिंग होता है बेसिकली। तो जेंडर बेस्ड जो बोल रहा है, जो पार्शियलिटी करते हैं, जो प्रिजुडाइज है,
वो रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मीन्स डेंजरस, वो एक बहुत ही खतरनाक बैरियर है, ठीक है। बी के साथ ई बोल रहा है, खतरनाक बैरियर क्या है, इंप्लॉइंग कैल्युमिनस एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ठीक है। क्या मतलब, वो लॉज को लगाने में, कैल्युमिनस का मीनिंग होता है बेसिकली फेक, फेक लॉज, सॉरी, कैल्युमिनस मीन्स फेक लॉज होता है। तो जेंडर बेस्ड जो पार्शियलिटी बता रहा है, क्या उसको मतलब फेक लॉज लगाने में और डिस्क्रिमिनेटरी, मैं इसका मीनिंग लिख रहा हूं, फेक लॉज, राइट। तो जेंडर बेस्ड प्रेजुडाइस रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल बैरियर, बहुत ही डेंजरस बैरियर है क्या करने में, टू एम्प्लॉइंग कैल्युमिनस, फेक लॉज लगाने में एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज लगाने में, ठीक है। कोई कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं हो रहा, एंड ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लीगल इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शंस, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है, ठीक है। तो कैल्युमिनस मींस फेक लॉज होता है, जेंडर बेस्ड जो बैरियर है वो क्या है, तो ये नहीं मैच होता है। अगर बी के साथ ई कटा तो सी के साथ एफ भी कट जाएगा, मतलब अगला हमने नहीं देखना होता अगर पहला ही हमारा गलत है। तो यहाँ कुछ और बात हो रही है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, ये इसके मीनिंग के हिसाब से बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। फिर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया स्टूडेंट्स, बी ई और सी एफ का जोड़ा नहीं बनता है। अब बी देख लेते हैं, बोल रहा है बी एंड डी, बी एंड डी। अब बी एंड डी बोल रहा है, तो बी के साथ डी का पेयर आप एक ही बता रहा है उसमें ऑप्शन में, तो बोल रहा है जेंडर बेस्ड प्रिजुडाइस रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल बैरियर टू, ठीक है। तो मतलब जो जेंडर बेस्ड प्रिजुडाइस है, पार्शियलिटी है, वो एक डेंजरस बैरियर है क्या करने में लिए, ठीक है। तो इसके साथ बोल रहा है इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मतलब इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, क्योंकि जेंडर बेस्ड प्रिजुडाइस रहेगा, पार्शियलिटी रहेगी, तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। एंड इट सीम्स टू हैव, और ऐसा लगता है कि एग्रावेटेड बाय द पेंडेमिक, एग्रावेट होता है किसी सिचुएशन को और बद से बदतर कर देना, टू मेक द सिचुएशन वर्स। और इससे ऐसा हमें अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि जो पेंडेमिक थी, जो एन एपिडेमिक विच स्प्रेड ऑल ओवर, जिसका स्प्रेड मोस्टली सभी कंट्रीज में हुआ है, ठीक है, उसने सिचुएशन को और खराब कर दिया है और वर्स कर दिया है। तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, बी के साथ डी का कनेक्शन बैठ रहा है, तो अभी हम इस ऑप्शन को रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ए के साथ एफ देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ बी के साथ डी दे रहा है, क्या ए के साथ एफ भी बन रहा है, तो वो भी देख लेते हैं, ए के साथ फिर ई और बी के साथ एफ, ठीक है, और सी के साथ डी। तो ए एफ को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि बी डी तो हमारा बन जाता है, मतलब अभी तक हमारा ये आंसर चला गया है। तो अगर बी डी बन गया, हो सकता है अगर ए एफ बनेगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हम आंसर सी करेंगे, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं, ए के साथ एफ, ए के साथ एफ, तो क्या ए के साथ एफ बनेगा, दैट क्या बनाएगा, राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट बी मोबिलाइज्ड ऑन राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो अपने हक के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ठीक है, राइट बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, वो अ वॉर फुटिंग टू मेक लेबर इंक्लूसिव इन रूरल एरियाज एंड द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। राइट बेस्ड ए के साथ एफ है, राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट बी मोबिलाइज्ड ऑन अ वॉर फुटिंग टू मेक लेबर इंक्लूसिव, जिसमें जो है लेबर भी इंक्लूसिव होता है इन रूरल एरियाज एंड द इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब ये रूरल एरियाज और इनफॉर्मल सेक्टर भी उसमें शामिल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की ही बात कर रहा है, और उसमें आगे बोल रहा है कि उसमें उसके अंदर जो है क्या क्या शामिल होना चाहिए, जो अपने हक के लिए एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें रूरल एरियाज और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए। तो ये प्रॉपर सेंस बना रहा है, तो मतलब ए के साथ एफ भी करेक्ट बैठ रहा है, तो हमारा यहाँ पे अब ये जो हमने आंसर पहले बी के साथ डी बनाया था, अब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, पहला तो वैसे ही ड्रॉप हो गया, तो सी अभी तक हमारा करेक्ट जा रहा है, ए के साथ एफ भी बन रहा है, बी के साथ डी भी बन रहा है। अब ए के साथ ई, बी के साथ एफ, सी के साथ डी, बी के साथ डी है, बी के साथ एफ है, ए के साथ ई है, तो ए के साथ ई देख लेते हैं, ए के साथ ई, ए के साथ एफ तो बना, क्या ए के साथ ई बनता है, वो चेक कर लेते हैं। तो ए के साथ ई,
राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स मस्ट बी मोबिलाइज्ड ऑन एम्प्लॉइंग कैलमिनस। देखो यहाँ तो ये फेक लॉज की बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये ए के साथ ई बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप एक बात और भी चेक करें स्टूडेंट, ये जो ई वाली ऑप्शन है ना, ये किसी के साथ भी फिट नहीं हो रही है, ना तो ये ए के साथ बना, ना तो ये बी के साथ बन रहा है, ठीक है, और सी वाला तो हमने वैसे ही अदर ऑप्शंस की हेल्प से एलिमिनेट कर दिया। तो ई वाली ऑप्शंस किसी भी स्टेटमेंट के साथ फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर दिस पर, इट्स ए एफ एंड बी डी। राइट आंसर है सी। ए के साथ ई वाला रॉन्ग था, बी और डी बना था, बट हमारा क्योंकि ए एफ भी बन रहा है तो उस कॉन्टेक्स्ट से गलत हो गया, और बी के साथ ई तो मतलब ई वाली ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं बन रही है हमारी, ना यहाँ बना ना यहाँ बना, दो ऑप्शन में डायरेक्ट एलिमिनेट होगी, ये बन रहा था बट सिंगल बन रहा था, ए एफ भी बन रहा था, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। राइट, सो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आ रही होगी कि जब हम ऑप्शंस के थ्रू जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन करके हम अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट्स को एक बार रीड करें, 1 मिनट में आपको रीडिंग के लिए दे रहा हूं स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको पढ़ लें। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बोलना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ए और डी, राइट, मैं ऑप्शन आगे पीछे लिख रहा हूं, ए एंड डी बोल रहे हैं फर्स्ट में, ए एंड डी। First of all, we have to check this particular pair, A and D, right? Education is not just required so that India's growth continues. मतलब education सिर्फ भारत की, इंडिया की ग्रोथ के लिए ही जरूरी नहीं है। Education is not just required, आवश्यक नहीं है या नेसेसरी नहीं है सिर्फ इंडिया की ग्रोथ को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए, बल्कि ये इसलिए भी, ये हमें ये भी इंश्योर करता है कि क्या होना चाहिए। डी बोल रहा है The growing population shows a reduced apathy towards the political system. ठीक है, कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, वो मतलब उसकी अपैथी, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसके लिए अपैथेटिक ना हो। अपैथेटिक, अपैथी का मीनिंग होता है लाइक मैं बोलता हूँ ही इज अपैथेटिक टुवर्ड्स योर हेल्थ। अपैथी बेसिकली एक पैथी रूट पे से बनता है वर्ड, अपैथी मीन्स होता है बेसिकली अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट वी कैन से, राइट, जिसको मतलब किसी की फीलिंग्स से की कोई कदर नहीं होती, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ ही इज अपैथेटिक टुवर्ड्स योर हेल्प, मतलब आपने उसकी हेल्प करी लेकिन वो उसको कोई आपको आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपैथी को बोला जा रहा है यहाँ पे। तो मैच हो रहा है कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन इज नॉट जस्ट रिक्वायर्ड कि इंडिया की ग्रोथ ही के लिए ही जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है एजुकेशन, बट बल्कि ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए मतलब क्या ना हो, अपैथेटिक ना हो, मतलब अनकंसर्न्ड ना हो, मतलब पॉलिटिकल वे से भी वो सोचे
ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट इससे बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ पे भी एजुकेशन को लेके पॉजिटिव बात कही जा रही है, यहाँ पे भी एजुकेशन को लेके पॉजिटिव बात कही जा रही है, तो ये कॉन्टेक्स्ट मैच हो गया। तो हमारा ए के साथ कनेक्शन, मतलब अभी तक हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हम इसको रख सकते हैं, राइट। सेकंड बोल रहा है ए के साथ डी, बी के साथ एफ, राइट। यहां ए के साथ डी है, बी के साथ एफ है। अब सिर्फ हमें बी के साथ एफ चेक करना है, क्योंकि बी के साथ एफ यहां पे भी है, बी के साथ एफ यहां पे भी है, बी के साथ एफ यहां पे भी है। अगर बी के साथ एफ मैच होता है तो हम इन अदर ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये मिसमैच होता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ग्रामर चेक के अकॉर्डिंग या टोन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट मिसमैच होती है, तो फिर हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए से ए के साथ डी चला जाएगा, राइट। तो बी के साथ एफ को एक बार देख लेते हैं, बी के साथ एफ को एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या बी के साथ एफ मैच हो रहा है, राइट। तो बोल रहा है बी टेक्नोलॉजी नीड्स टू ब्रिज द लैंग्वेज डिवाइड एंड गारंटी दैट, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको जरूरत है क्या करने की, लैंग्वेज जो डिवाइड हो रही है, ठीक है, लैंग्वेज जो डिवाइड हो रही है उसको कम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को उसको डिवाइड नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। और ये भी गारंटी करना चाहिए कि अब एफ लर्निंग इन ऑफशोर लैंग्वेज इज प्रमोटेड। ऑफशोर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, राइट। लर्निंग इन ऑफशोर लैंग्वेजेस इज प्रमोटेड, मतलब यहाँ फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा को जो है मतलब डिवाइड नहीं होने देना चाहिए, भाषा डिवाइड नहीं होना देना चाहिए। मतलब इसका मतलब बोलने का यह है कि हमें हमारी जो मदर टंग है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको डिवाइड नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी मदर टंग पे, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में मदर टंग पे फोकस कर रहा है, ठीक है, मदर टंग पे फोकस कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहा है। तो ये तो दिन दोनों बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी, और बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन शोइंग कनेक्टर भी नहीं दे रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट इज नॉट मैचिंग ओवर हियर, सो बी के साथ एफ बिल्कुल ही गलत है। यहाँ मदर टंग को प्रमोट करने की बात कर रहा है कि हमें उनको डिवाइड, टेक्नोलॉजी को उनको डिवाइड नहीं होने देना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑफशोर लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। So both the statements are opposite, context is not matching over here, तो B के साथ F हमारा कट गया, तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। B के साथ F यहाँ है, ड्रॉप करिए, B के साथ F यहाँ पे है, इसको भी ड्रॉप करिए, B के साथ F यहाँ पे भी है, इसको भी ड्रॉप करिए, तो आंसर है हमारा ओनली A। A के साथ D बिल्कुल यहाँ पे हमने सही बिठाया है, ए के साथ हमारा बिल्कुल पॉजिटिव बात यहाँ कह रहा है, पॉजिटिव ही बात यहाँ पे कह रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच हो, राइट। सो इस थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो एक बार आप इसको रीड करें, इसका क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस।
चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलना चाह रहा है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए ई बी एफ। ए ऑप्शन बोल रहा है ए ई बी एफ, इट्स ए ई बी एफ, दीज आर द ऑप्शंस, राइट। अब ए के साथ हम पहले ई को मैच करके देख लेते हैं। बोल रहा है एवरी सक्सेसिव कॉन्टैक्ट विद अ सेंस ऑब्जेक्ट यील्ड्स लेस एंजॉयमेंट एंड, मतलब कोई भी जब किसी भी सक्सेसिव कांटेक्ट में हम जब किसी ऑब्जेक्ट के किसी कांटेक्ट में हम जब आते हैं, ठीक है, तो बोला उसका जो एंजॉयमेंट है, राइट। और इसके साथ बोला ई एवरी सक्सेसिव कांटेक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट यील्ड्स लेस एंजॉयमेंट एंड ई द विगर होता है एक्साइटमेंट, एनर्जी ऑफ द सेंसेस वेन्स होता है रिड्यूस कर, हमारी जो एनर्जी है ऑफ द सेंसेस वेन्स एज यू गेट ऑन, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज हमें फर्स्ट टाइम मिलती है ना, तो ऑब्वियस है जब भी कोई चीज आपके पास पहली बार आती है, जैसे आपके पापा ने आपको भी कॉस्टली कार खरीद के दी, तो आपका जो रहेगा ना, उसके लिए जो एनर्जी लेवल रहेगा, जो विगर लेवल रहेगा, जो विगर वर्ड यहाँ यूज करा एनर्जी लेवल, वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे आप उसके कांटेक्ट में आते हो, सक्सेसिव एवरी सक्सेसिव कांटेक्ट, यही बोलना चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू कि जब भी आपके पास कोई सक्सेसिव कांटेक्ट में जब आप डेली आने लग जाते हो, फिर आप थोड़े दिन के बाद जब डेली वो आपके घर पे वो कार जैसे BMW आपको खरीद के दी, तो स्टार्टिंग में आपको बड़ा उसके लिए एक्साइटमेंट रहेगी, क्रेज रहेगा। लेकिन जब वो डेली जो है आपके घर में खड़ी होती है गाड़ी, तो फिर आपको वो वाला उसके लिए पैशन नहीं रहता, वो वाली एनर्जी नहीं रहती, राइट। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। ई बोल रहा है कि वो रिड्यूस, एक्साइटमेंट रिड्यूस हो जाती है हमारी एज यू गेट ऑन, जैसे जैसे वो चीज हम उससे फैमिलियर होते चलते हैं, वो हमारे घर पे खड़ी है चीज, ठीक है, गाड़ी मतलब BMW, तो फिर उसके लिए आपका जो है जो बेसिकली विगर है, सेंसेस, वो वेन्स होने लग जाता है, राइट। तो ए के साथ ई बिल्कुल बैठ रहा है। अब इसी ऑप्शन में बी और एफ का पेयर भी दे रहा है, बी और एफ। न्यूरोलॉजिकल सब्सट्रैक्ट इज सेड, ये एक सब्सट्रैक्ट का नेम है, न्यूरोलॉजिकल सब्सट्रैक्ट इज द नेम ऑफ अ सब्सट्रैक्ट। उसको ये कहा गया है कि वो जनरेट होता है, मतलब वो होश में लाने का काम करता है, मतलब कॉन्शियसनेस में लाता है इंसान को, राइट। अब बी के साथ एफ, एंड दिस वाज अर्लियर थॉट, लेकिन पहले ये माना जाता था टू बी एक्सक्लूसिव टू ह्यूमन बीइंग्स, मतलब पहले ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही माना जाता था, पहले यही अज्यूम किया जाता था कि केवल ह्यूमन बीइंग्स में ही क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, राइट। तो ये बी के साथ एफ भी बिल्कुल बन रहा है जी, तो ए के साथ ई और बी के साथ एफ का कनेक्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब हमें चेक करना है अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ए के साथ ई और बी के साथ एफ, हमने इसको बिल्कुल सही माना है अभी तक। हम ए के साथ डी को चेक कर लेते हैं और फिर ए के साथ एफ को चेक कर लेते हैं, तो क्या ए के साथ डी बैठेगा वो देख लेते हैं। ए के साथ डी, ए के साथ डी एवरी सक्सेसिव, ये तो वही बात होगी कि जिस चीज के हमें जो चीज मिल जाती है, जिसके हम डेली कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके लिए हमारी इंजॉयमेंट लेस हो जाती है। तो और वो क्या इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूसेस अस टू द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म, ठीक है। तो क्या वो हमें मटेरियलिज्म के वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो देखो मटेरियलिज्म का एक्चुअली मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, जिन चीजों का हमें जो है बेसिकली जिन चीजों, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है बेसिकली, हम चीजों से घिरे हुए हैं, ठीक है। हमारी डिजायर्स है, ह्यूमन नेचर है ये, हमारी एक डिजायर पूरी होती है तो हमारी सेकंड डिजायर क्रिएट हो जाती है ना, हम किसी और चीज की चाह रखते हैं। अब जैसे मान लो सपोज ये डिजिटल बोर्ड मेरा है, तो मुझे इसका बहुत घमंड है, तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ तो उल्टा बोल रहे हैं, ये तो बोल रहा है कि जिन चीजों के कांटेक्ट में हम रोज रोज फिर आने लग जाते हैं, तो हमारा एंजॉयमेंट कम हो जाता है। और यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है न्यू वर्ल्ड में, अस टू द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म, ये तो ऑपोजिट स्टेटमेंट हो जाएंगी। ये कुछ और बात कह रहा है, ये कुछ और बात कह रहा है, तो ये तो ए के साथ डी तो बिल्कुल गलत चला गया, राइट। ए के साथ डी नहीं होगा, ए के साथ डी बिल्कुल गलत हो गया। अब हमें सिर्फ चेक करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ए के साथ एफ को चेक करना, राइट। ये हमारा अभी तक बना है, क्या ए के साथ एफ जाएगा, ठीक है, और बी के साथ एफ, फिर सी के साथ डी।
तो ए के साथ एफ देखना है अब हमें, अगर वो गलत है तो फिर ये आंसर मतलब हमारा वही बनेगा पहला। समथिंग विच इज सो स्टडी इन नेचर नेवर गिव्स अस फ्लीटिंग ब्लिस एंड, पूरा कोई चीज जो केवल मतलब कांस्टेंट रहती है, स्टेडी रहती है, नेचर मतलब नेचर में वो स्टेडी होती है, वो हमें क्या करती है, वो हमें ब्लिस देती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज है, ये और ये वाली स्टेटमेंट थोड़ा सेम सिमिलरिटी ही बता रही है, कोई भी ऐसी चीज है जो स्टेडी है, कांस्टेंट है, वो भी हमें मतलब इंजॉयमेंट हमें लेस देती है, राइट। ये और यहाँ पे बोल रहा है इंट्रोड्यूसेस अस टू द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म, राइट। यहाँ पे फिर वही बात है कि हमें चीजों से प्यार होने लगता है, मटेरियलिज्म की तरफ जाते हैं। तो एक्चुअली ग्रामेटिकली देखें ना तो ये चीज सही है, मतलब बन रहा है, इसके साथ कनेक्शन थोड़ा बैठ रहा है, लेकिन ये टोन वाइज स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगी। ये हमारी जो है जा रही है नेगेटिव टोन और ये जा रही है पॉजिटिव टोन। ठीक है, तो समथिंग विच इज सो स्टडी इन नेचर नेवर गिव्स अस फ्लीटिंग ब्लिस एंड, मतलब कोई चीज जो स्टडी है, कांस्टेंट है, उससे ना कभी मतलब हम दूर नहीं भाग सकते, उससे हम दूर नहीं भाग सकते, उससे छुटकारा नहीं पा सकते, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, ये बोलना चाह रहा है कि उससे हम दूर नहीं भाग सकते। और यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि हम चीजों की तरफ हमें लगाव होता है, मटेरियलिस्टिक तो वही वर्ल्ड होता है जिसमें हमें चीजों से प्यार होता है, राइट। तो ये तो उल्टा हो गया ना, यहाँ तो हम चीजों से प्यार की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये सी के साथ डी भी गलत है, सी के साथ हमारा डी भी गलत है, और ये हमारा बी के साथ बेसिकली सॉरी ए के साथ डी भी गलत है। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा जो हमने सबसे पहले बनाया है। सी के साथ डी यहाँ है, सी के साथ डी यहाँ है, तो ये कट गया, और ए के साथ डी बनता नहीं है। ठीक है, हमने बनाया था ए ई और बी एफ, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ए ई और बी एफ ही बनाया हमने, बिल्कुल। ए के साथ हमने क्या बनाया था, ई, बिल्कुल ए ई, और बी के साथ हमने क्या बनाया था, एफ। ठीक है जी, तो ये बना ए ई बी एफ। तो हमारा जो राइट आंसर है स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स ए ई एंड बी। So come to the last and final question, that is question number 5. तो आप इन स्टेटमेंट्स को एक बार रीड करें, क्या हो सकता है, what could be the right answer? देखते हैं जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेइंग, सॉरी इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेइंग बोथ ए ई एंड सी डी, सो ए ई एंड सी डी, इट्स ए ई सी डी। ए के साथ ई को देख लेते हैं और सी के साथ डी को देख लेते हैं, सी के साथ डी को देख लेते हैं। अगर ये रॉन्ग हुआ तो हमें इसको देखना ही नहीं है। एन एज ओल्ड प्रेजुडिस कैन नॉट बी, मतलब बहुत पुराने टाइम से जो पार्शियलिटी चलती आ रही है, प्रेजुडिस, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रेजुडिस वर्ड आया है स्टूडेंट, पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें प्रेजुडिस आया था, पार्शियलिटी को बोलते हैं। एंड एन एज ओल्ड प्रेजुडिस कांट बी, मतलब जो पुराने टाइम से जो पार्शियलिटी चलती आ रही है, एक के साथ ई, रेडी टू एडमिट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम,
वो तैयार नहीं हो सकती है ये एडमिट करने के लिए, डजंट मेक सेंस, गलत है, ये रॉन्ग है। एंड पुराने टाइम से जो प्रिजुडिस जो पार्शियलिटी चलती आ रही है, ठीक है, तो वो इसके साथ अगर ए के साथ एफ होगा तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी एलिमिनेट होगी क्योंकि ए के साथ ई नहीं बनता है, ए के साथ एफ वाला ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ए के साथ एफ को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या ए के साथ एफ मैच होता है, राइट। और ए के साथ एफ है तो एक और ऑप्शन भी दे रहा है, ए के साथ एफ भी दे रहा है और बी के साथ ई भी दे रहा है, इन दोनों को ही देख लेते हैं, ए के साथ एफ और बी के साथ ई, राइट। अब यहां पे क्या बोल रहा है, एंड मतलब पुराने टाइम से जो पार्शियलिटी चलती आ रही है, कांट बी विस्ड, कांट बी विस्ड, देखो थोड़ा ग्रामर का चेक भी लगाया करो, पैसिव वॉइस में जा रहा है तो थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ रेडी लगा रहा था वो वैसे भी ड्रॉप हो जाएगा, ग्रामर चेक के आधार पे भी ऑप्शन नहीं बनती है ए के साथ ई। तो कांट बी विस्ड अवे जस्ट, मतलब हम ये इच्छा नहीं कर सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि हाफ हार्टेड लेजिस्लेशन, मतलब हाफ लॉज, जो हमारे अधूरे कानून है, हम हाफ लॉज है, लेजिस्लेशन अधूरे कानून होने के कारण मतलब हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वी कांट गेट rid of an age old prejudice because of half hearted legislation। तो इसके साथ बिल्कुल सटीक ये बैठ रहा है ए के साथ एफ, राइट, कि आधे अधूरे जो हमारे लॉज हैं उसके कारण जो है हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, जो हमारी पुराने टाइम से जो चलते आ रहे हैं, एंड ओल्ड एज प्रिजुडिस जो पार्शियलिटी पुराने टाइम से चलती आ रही है उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है कि अगर हमारे जो लॉज हैं हाफ हार्टेड लेजिस्लेशन होगा, अधूरे कानून होंगे तो नहीं पाया जाएगा। बी के साथ ई देख लेते हैं, क्या बी के साथ ई बैठ रहा है, मच लाइक विद केसेस ऑफ एचआईवी, जैसे मतलब एचआईवी के केसेस बहुत आए थे, मलेरिया के बहुत केसेस आए थे, द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एडमिट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। तो मतलब अभी भी मतलब सरकार जो है तैयार नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम और होती है, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए गवर्नमेंट स्टिल द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी, राइट। बिल्कुल एक बी के साथ ई का कनेक्शन भी बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है स्टूडेंट, तो आई थिंक हमारा ये आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है जी, ये आंसर हमें मिल चुका है, ये बना है ए के साथ एफ और बी के साथ ई, तो ये हमारा बन गया बी आंसर। बी और डी, सी और एफ ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये नहीं बनेंगे। बी के साथ डी देख लेते हैं वैसे आपकी तसल्ली के लिए, बी के साथ क्या डी बैठेगा, मच लाइक विद केसेस ऑफ एचआईवी एंड मलेरिया द गवर्नमेंट इज नॉट पास्ड बाय द सेंटर, क्या सरकार को सेंटर के द्वारा पास किया जाता है, बिल्कुल नहीं बैठता है। सी के साथ एफ देख लेते हैं, सी के साथ एफ बिल्कुल भी नहीं बनेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है हमारा इसके साथ बन चुका है, तो सी वाले ऑप्शन वैसे ही ड्रॉप हो जाएगी, तो द राइट एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 6 थे इसमें टोटल, ठीक है जी। तो एक मैंने अप्रोच आपको बता दी है करने की, फर्दर कभी आप इन क्वेश्चंस को ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते चलें। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन है बी के साथ ई, सी के साथ डी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी के साथ ई और सी के साथ, बी के साथ ई और सी के साथ डी को चेक कर लेते हैं। बी के साथ ई, द गवर्नमेंट सीम्स टू बी मोटिवेटेड by the belief that simply raising the age of marriage is E a part of life, ये नहीं बनता है। The government seems to be motivated,
तो जो सरकार है वो ऐसा लगता है कि बहुत मोटिवेटेड है इस बिलीफ को लेके दैट सिंपली रेजिंग द एज ऑफ मैरिजेस, मतलब जो मैरिज की जो एज को बढ़ाया है वो एक लाइफ का हिस्सा है, नहीं बिल्कुल गलत है। मतलब बी के साथ ई कटा तो सी के साथ डी ऑटोमेटिकली, हमने अगली वाली ऑप्शन नहीं चेक करनी होती है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो इसमें कटा, फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉप हो गया स्टूडेंट्स। ए के साथ ई नहीं आएगा, सी के साथ डी नहीं आएगा। अगर ये रॉन्ग है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब दूसरी ऑप्शन है ए के साथ एफ, बी के साथ ई, इसको चेक कर लेते हैं। ए के साथ एफ और बी के साथ ई, बी ई ए एफ, इट्स बी ई ए एफ, ए एफ। नाउ बी ई, मच लाइक विद केसेस ऑफ, सॉरी पीछे चला गया, ये था हमारा है ना सीम्स टू हैव वाला, तो हमने ऑप्शन कौन सी देखी, बीई, बीई मतलब बी के साथ ई, ये ड्रॉप हुआ था, मैंने पीछे देख लिया सॉरी। तो पहली ऑप्शन हमारी कटी, सेकंड है ए के साथ एफ। अच्छा ए के साथ एफ को देख लेते हैं स्टूडेंट, ए के साथ एफ। इन पुअर फैमिलीज रिस्क इज सो परवेसिव दैट इट ऑफन बिकम्स, एफ मतलब जो गरीब परिवार होते हैं उसमें रिस्क जो है इतना परवेसिव होता है दैट इट ऑफन बिकम्स, और ये बन जाता है अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ए के साथ एफ, एफ एफ लगाना है हमने, ई नहीं लगाना है, एफ लगा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बिकम्स लगा रहा है और यहाँ पे रिलाइड लगा रहा है। एक स्टेटमेंट में दोनों वर्ब्स नहीं आ सकती, ये प्रेजेंट की वर्ब है और ये पास्ट की वर्ब है, तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कटा, ठीक है, ये भी चल बसा, ठीक है जी। तो हमारा ए के साथ एफ भी चल बसा, ये वाला भी चल बसा, ए ई सी एफ। नाउ चेक ए ई सी एफ, ए ई एंड सी एफ, आई थिंक ये जाएगा, ठीक है। ए ई, इन पुअर फैमिलीज रिस्क इज सो परवेसिव दैट इट ऑफन बिकम्स ई, अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये है सही। एंड आउटकम्स आर ट्रीटेड एज इनएविटेबल डेस्टिनी, ठीक है, मतलब उसको एक भाग्य का हिस्सा मान लिया जाता है, इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल होता है जिस चीज को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल, राइट, इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस भी होती हैं, ठीक है, तो उसको एक लाइफ का हिस्सा मान लिया जाता है। तो ए के साथ ई भी बिल्कुल सही चला गया। अब नाउ चेक सी एंड एफ, right? C, artists and leaders have usually relied on their power of imagination, बिल्कुल आर्टिस्ट जो होता है वो इमेजिनेशन को इमेजिन करके ही चीजों को सोचता है, ठीक है, मतलब इमेजिन करता है। एंड लीडर्स हैव यूजुअली रिलाइड ऑन देयर पावर ऑफ इमेजिनेशन टू इंस्पायर फेलो मेन एंड वुमेन बाय पोर्ट्रेइंग अ वर्ल्ड दैट इज शॉन ऑफ ट्रबल, बिल्कुल सही बैठ रहा है जी, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा फाइनली ए ई एंड सी एफ, इट शुड बी हमारा राइट आंसर जाएगा ए ई सी एफ, राइट, क्योंकि देखो सी और डी यहां था तो सी और डी यहां पे, मतलब ये गलत है तो ऑब्वियस है ये भी गलत ही होगा, इसको नहीं हमने चेक करना, तो आंसर है हमारा सी। तो आई थिंक इस क्लास में आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी, ठीक है। देखो एक स्ट्रेटजी ही देनी थी मुझे, आपको बताना था कि कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 3 चेक का हमेशा ध्यान रखना है, ग्रामर चेक, कॉन्टेक्स्ट चेक और टोन चेक। कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो ग्रामर नॉलेज के आधार पर एलिमिनेट हो जाएंगी, पर पहले आपको करना है इसको ऑप्शंस के थ्रू ही, ठीक है। बाकी मैंने वो कमेंट पढ़े थे बच्चों के ऑफलाइन क्लास के लिए, बोल रहे थे कि कोई मैराथन वीडियोस, तो मैराथन वीडियोस ऑफलाइन में नहीं दूंगा बल्कि वो ऑनलाइन ही रहेगी, अगर होगी हमारी, वो मैं कर रहा हूँ प्लान आउट उस पर, अगर हुआ तो मैं नेक्स्ट वीक तक उसको 2 से 3 घंटे की, जिसमें हम थोड़ा कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थोड़े और डाल दूंगा उसमें, और आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। वर्ड स्वैप, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स और टोन बेस्ड, ये 4 टॉपिक को मैं हिट करूंगा, ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।